नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीओ स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और सोपान के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम के विभिन्न सिद्धांत या नियमों के बारे में। तो शुरू करते हैं अधिगम के विभिन्न सिद्धांत या नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम का, जो थॉर्नडाइक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उसके बारे में। एक वैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने सिद्धांत दिया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, किस पर प्रयोग किया, वे सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। इन्होंने जो अपना रिसर्च का कार्य किया, उसे इन्होंने नाम दिया एनिमल इंटेलिजेंस, और उसी के अंतर्गत इन्होंने जो अधिगम के सिद्धांत है उनकी खोज की। 1913 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उस एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अपना जो अधिगम का सिद्धांत था, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। तो आज हम इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मूलतः अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली और चूहे पर किया। बिल्ली और चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे पहला नाम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत और चौथा नाम है SR सिद्धांत। S का मतलब है स्टिमुलेशन और R का मतलब है रिस्पॉन्स। स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन और रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, यानी जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है उसी को हम SR सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया बिल्ली पर, और बिल्ली पर इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली ली और उस बिल्ली को मछली का टुकड़ा खाने के लिए दिया। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर प्रयोग किए तथा उद्दीपक के रूप में एक मछली के टुकड़े का प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को जालीदार बॉक्स में बंद किया गया। इस बॉक्स के बाहर मछली का टुकड़ा रखा गया। बिल्ली ने उसे खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इस प्रक्रिया में संयोगवश उसका पंजा चटकनी पर पड़ गया, जिसके दबाव में चटकनी दब गई और दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख शांत की। यह प्रयोग बिल्ली पर अनेकों बार दोहराया गया। हर बार बिल्ली दरवाजा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम करती गई और अंततः बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए प्रथम प्रयास में ही दरवाजा खोलने में सफल हो गई। इस प्रकार उत्तेजक और प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली ली और उस बिल्ली को भूखा रखा और भूखा रखने के पश्चात उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में एक चटकनी लगा दी कि जब उस चटकनी पर बिल्ली का पंजा पड़े तब वह चटकनी दब जाए और पिंजरा खुल जाए। तो इन्होंने क्या किया, उसमें बिल्ली को डाल दिया और बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया। वह मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य करने लगा या उत्तेजक का कार्य करने लगा। फिर जब बिल्ली को भूख लगी तो बिल्ली उस पिंजरे में इधर उधर भागने लगी, दौड़ने लगी, घूमने लगी। जब बिल्ली उस पिंजरे में घूम रही थी तो उस बिल्ली का पंजा चटकनी पर गिरा और चटकनी पर जैसे ही पंजा उसका गिरा तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने से बिल्ली बाहर आ गई और बाहर आकर उसने उस मछली के टुकड़े को खा लिया और अपनी भूख शांत कर ली। इस प्रकार इन्होंने यह प्रयोग बिल्ली पर अनेकों बार दोहराया, और जब बिल्ली को पता चला कि जब मेरा पैर इस चटकनी पर गिरता है और यह दरवाज़ा खुल जाता है, तो बिल्ली ने समझ लिया कि इस चटकनी के कारण ही दरवाज़ा खुलता है। और बिल्ली को जब दोबारा अंततः
जब बिल्ली को उस पिंजरे में बंद किया गया तो बिल्ली ने तुरंत कुछ ही पलों में उस चटकनी पर पंजा रखकर दरवाज़ा खोल लिया और बिल्ली सीख गई कि दरवाज़ा खोलते ही मुझे भोजन मिल जाएगा। इन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया चूहों पर। चूहों पर इन्होंने क्या प्रयोग किया वो हम पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना दूसरा प्रयोग चूहों पर किया। चूहों पर किया गया यह प्रयोग भूल भुलैया द्वारा सीखना कहलाया। इन्होंने क्या किया, चूहे को लिया और जो भूल भुलैया होता है उसमें उस चूहे को छोड़ दिया और उसे मंजिल तक जाना होता है। इसमें जब चूहा शुरू से निकलकर अंततः उस मंजिल तक पहुंचता है तो उसका समय इन्होंने एक डायरी में नोट किया कि इसे 1 घंटा लगा है पहले दिन, और इन्होंने प्रतिदिन वह उस चूहे के साथ प्रयोग दोहराया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह चूहा सीख गया कि मुझे इस रास्ते से होकर जाना है, और अंततः चूहा 1 घंटे के बजाय 5 मिनट में ही उस मंजिल तक पहुंच गया और उस चूहे ने सीख लिया कि यह रास्ता मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए उचित है। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थॉर्नडाइक ने सिखाने के 3 प्रमुख सिद्धांत या नियम बताए हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम। तत्परता का नियम क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बालक किसी भी कार्य के प्रति जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक वह कुछ भी नहीं सीख सकता। इन्होंने कहा है कि जब बालक किसी कार्य को लेकर एक्टिव नहीं होगा या तत्पर नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कर पाएगा या वह कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया है कि हम किसी घोड़े को जबरदस्ती तालाब के पास में ले जा सकते हैं परंतु उसे तालाब से पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम बीएड के छात्रों को कक्षा में बिठा तो सकते हैं परंतु उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इन्होंने बताया कि यदि बालक स्वयं तत्पर नहीं होगा तो वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं कर पाएगा। इन्होंने दूसरा अपना सिद्धांत दिया, दूसरा नियम दिया अभ्यास का नियम। और अभ्यास के नियम में इन्होंने बताया कि जो भी हम सीखते हैं वह अभ्यास के द्वारा ही सीखते हैं। किसी भी क्रिया को जब हम बार बार दोहराते हैं, बार बार किसी भी क्रिया का प्रयास करते हैं तो वह हमें आसानी से याद हो जाता है। परंतु यदि हम उसी क्रिया को कभी भी दोहराते नहीं हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता और हम समय के साथ साथ भूल जाते हैं। इस नियम का अर्थ है कि अधिगम अभ्यास द्वारा ही अच्छा होता है। अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने से वह भूल जाता है। जिससे बालक को पहाड़े याद कराने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उन्हें उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर बालक सीखे हुए पहाड़े भूलने लगता है। यह नियम 2 भागों में विभक्त है। थॉर्नडाइक ने अपना जो दूसरा नियम अभ्यास का नियम है उसे 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है उपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है कि हम किसी भी जब विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं तो हम उस विषय वस्तु या उस तथ्यों के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस नियम के अनुसार बालक कठिन से कठिन समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है क्योंकि वह सीखे हुए नियम की बार बार पुनरावृत्ति करता है। इन्होंने जो अभ्यास का नियम दिया है उसका दूसरा भाग है अनुपयोग का नियम। इन्होंने बताया सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में काम में नहीं लेने पर व्यक्ति उस ज्ञान को भूल जाता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब बालक को पहाड़े याद करवाए जाते हैं और बालक उन्हें बार बार दोहराने से सीख भी जाता है परंतु जब बालक उन पहाड़ों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं लेता है तब वह धीरे धीरे उनको भूलने लग जाता है। तीसरा नियम इन्होंने दिया है प्रभाव या परिणाम का नियम और बताया कि
जब बालक किसी भी क्रिया को करता है तब बालक पर उस क्रिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या फिर नकारात्मक। कहने का मतलब है कि बालक ने जो भी एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी का बालक को कैसा रिस्पॉन्स मिला है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है या फिर नेगेटिव, वह बालक के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक का यह प्रयोग सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बच्चे के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार मिलता है तो बालक उस कार्य को आसानी से सीखने लगता है और उसके प्रति एक्टिव हो जाता है और बार बार उसे दोहराने लगता है, अथवा जब उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। इन्होंने बताया कि जब बालक को हम पुरस्कार देते हैं तो बालक बार बार उस क्रिया को दोहराता है और वहीं हम बालक को दंड देते हैं तो बालक उस क्रिया से दूर भागने लगता है। इस प्रकार इन्होंने अपने जो मुख्य 3 नियम हैं वे दिए। इनके अलावा इन्होंने कुछ गौण नियम भी दिए हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम व्यक्ति के सामने जब नई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए बहुत सी क्रियाएं करने लगता है और वह तब तक क्रिया करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया कर उस समस्या का समाधान नहीं कर लेता। जैसे 100 बार पत्थर फेंकने पर एक का निशाना जरूर लगता है। इसमें इन्होंने बताया है कि जब भी बालक के सामने कोई नई समस्या आती है तो बालक उसे सुलझाने के लिए उस समस्या के साथ में बहुत सी अनुक्रियाएं करने लगता है और जब बालक उस समस्या के साथ में सही अनुक्रिया करता है तो उसे उस समस्या का समाधान मिल जाता है और जब उसको उस समस्या का समाधान मिल जाता है तो बालक अपने जीवन के सही पथ पर रवाना हो जाता है। इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं या फिर जब हम 100 बार पत्थर फेंकते हैं तो हमारा उस 100 में से एक पत्थर ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। जैसा कि हमने ऊपर कल के वीडियो में पढ़ा था कि जो सोपान है वे क्या हैं और डिसेल ने जो बताए थे कि जब बालक सही अनुक्रिया करता है तो उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सिद्धांत उसी पर निर्भर है। दूसरा नियम इन्होंने दिया है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम किसी भी नई समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर समस्या का समाधान करना ही आंशिक क्रिया का नियम है। यानी कि जब कोई समस्या आती है बालक के सामने तो बालक उस समस्या को टुकड़ों में बांटकर उसका हल निकाल लेता है। जैसा कि हम जब खाना खाते हैं तो हम पूरी जो रोटी है उसको एक साथ में तो नहीं खाते, जो रोटी है उसको टुकड़ों में बांट कर खाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे टुकड़ों में बांटकर उस समस्या का समाधान करना ही इस सिद्धांत पर आधारित है। जो बीएड में पाठ योजना या जो लेसन प्लान है और उन लेसन प्लान को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना और उनको बांटकर पढ़ाना इसी नियम पर आधारित है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाई में विभक्त करके पढ़ाना इसी नियम पर आधारित है। अगला इन्होंने नियम दिया है अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का मतलब हमने कल पढ़ा था। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का अर्थ है किसी भी विषय वस्तु को लेकर हमारी क्या धारणा है वह अभिवृत्ति कहलाती है। सीखना व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य के प्रति अगर बालक मानसिक रूप से तैयार रहता है तभी समस्या का समाधान कर सकता है। यदि हमारा दृष्टिकोण या हमारी धारणा किसी भी विषय वस्तु को लेकर पॉजिटिव या एक्टिव है तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्या आती है उनका हल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला इन्होंने नियम दिया है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार
किसी वस्तु के साथ कार्य करके उसको अपने अनुसार डालकर सीखना ही साहचर्य परिवर्तन है। जैसे प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसकी फोटो से ठीक उसी प्रकार बातें करता है जिस प्रकार वह प्रेमिका से करता है। इन्होंने बताया कि यदि हमारे पास किसी भी विषय वस्तु का अभाव है तो हम उससे जुड़ी कुछ वस्तुएं लेते हैं और उन वस्तुओं के द्वारा हम उस विषय वस्तु की पूर्ति कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रेमिका नहीं होती है प्रेमी के पास में, तो प्रेमी उस प्रेमिका की जो तस्वीर है उसको देखकर उसकी पूर्ति कर लेता है और अपने अनुसार परिस्थिति बनाकर समायोजित हो जाता है। इन्होंने जो अपना अगला गौण नियम बताया है वह है आत्मीयकरण का सिद्धांत। आत्मीयकरण का सिद्धांत कहता है कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसी को नए ज्ञान के साथ में जोड़कर सीखना आत्मीयकरण है। इन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर सीखना ही आत्मीयकरण कहलाता है। तो इन्होंने मुख्य 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। और इसके बाद में इन्होंने कुछ गौण नियम भी बताए हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका शिक्षा में क्या महत्व है। इनके सिद्धांत का पहला महत्व यह है कि बालक पहले की गलतियों से होने वाले अनुभव का लाभ उठाता है तथा अपने व्यवहार में सुधार लाता है कि बालक ने जो पहले गलतियां की है उनसे बालक सीख जाता है कि मुझे यह गलती नहीं करनी। जैसा कि इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और चूहे ने सीख लिया कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दूसरा इसका महत्व है कि निरंतर प्रयास करना चाहिए और जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक दोहा भी सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उस दोहे में कवि ने बताया है कि हमें निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। इन्होंने तीसरा जो सिद्धांत का महत्व बताया है वह है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका मालूम नहीं होता। विभिन्न प्रयासों के द्वारा वह लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है। इन्होंने बताया कि बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है परंतु उस लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने का तरीका मालूम नहीं होता। परंतु जब बालक उस रास्ते पर चल पड़ता है और उस रास्ते पर आने वाली जिन कठिनाइयों का वह सामना करता है और उनके साथ में अनुक्रियाएं करता है, तो वह बालक कुछ ऐसी अनुक्रियाएं भी करता है जो बालक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उचित है और उस प्रकार बालक मंजिल तक पहुंच जाता है और बालक को आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने का मौका मिल जाता है। चौथा इनके सिद्धांत का महत्व है कि बालक को सिखाते समय उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम कक्षा में बालकों को पढ़ाते हैं तो सभी बालक जो है वह ऐसे तो नहीं कि सभी बालक पढ़ने वाले हैं या सभी बालक इंटेलिजेंट है या सभी बालक कमज़ोर हैं। कुछ बालक ऐसे हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं और उन्हें याद हो जाता है। कुछ बालक ऐसे हैं कि उन्हें किसी भी विषय को याद करने के लिए 2 या 3 बार उसका रिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद वे बालक उस विषय को याद करते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे हैं कि उन्हें एक बार पढ़ाने मात्र से ही याद हो जाता है। तो उस प्रकार जितने भी बालक हैं वे उनके अंदर कुछ पर्सनल गुण ऐसे हैं कि वे उसको ध्यान में रखकर अपनी एक्टिविटी करते हैं। उसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी बालक अद्वितीय है या फिर यूनिक है, उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। 5वां इसका महत्व है कि जो गामक कौशल है वे भी बालकों को समय समय पर हमें सिखाने चाहिए। गामक कौशल यानी जो अदर एक्टिविटी है जो पाठ्य पुस्तक से
अलावा जो एक्टिविटी है वे भी बालकों को हमें करवानी चाहिए, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, टाइपिंग सिखाना, टाई की गांठ बांधना आदि। कौशल प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। इन्होंने बताया कि ये जो जितने भी ये दिए गए हैं एक्टिविटी, उन सभी एक्टिविटी में जब बालक एक बार उस एक्टिविटी को करता है तो वह एक बार में उस एक्टिविटी को नहीं सीख पाता, परंतु जब बालक उस एक्टिविटी को बार बार करने लगता है, उस गतिविधि को बार बार दोहराता है, तो बालक उस एक्टिविटी को आसानी से कर लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की अगले वीडियो में। धन्यवाद।